करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर एमपी में सियासत चल रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पत्र लिखा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि कमलनाथ खुद को बहुत बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। कमलनाथ को यह साफ करना चाहिए कि वो घोषणा पत्र के साथ हैं या नहीं। कर्नाटक के घोषणा पत्र के साथ वो हैं या नहीं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, वो पहले ही सरकार के समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। सोनिया गांधी को भी साफ करना चाहिए। उनके बेटे और बेटी एमपी में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कर्नाटक की जनता और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कर्नाटक में जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई है। इन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। पीएफआई पर वैसे ही प्रतिबंध लगा हुआ है। जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है, इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे। वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। आपके मित्र सखा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट आज किया है ताजा अपनी पुरानी सरकार के वक्त का कि वो उस समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। या तो आप पाखंड करते हैं हनुमान जी के नाम पर, अभी आपने हनुमान चालीसा कराया, और उधर भगवान को कैद करना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप वही लोग हो जिनने राम भगवान को राम जन्मभूमि पर ताले में रखा था। आप वही कांग्रेस है जो हमेशा से सवाल उठाती आई है राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तारीख पर। इनके पूर्व मंत्री जिन्होंने बोको हराम से तुलना की थी, उसी तरह से ये कर्नाटक का आज सामने आया है। सोनिया गांधी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। उनके बेटे और बेटी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं चुनाव के वक्त। कभी चुनाव में कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब कर्नाटक की जनता तो देगी ही। पर कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के बारे में स्पष्ट करो। मेरे पत्र के जवाब में लौटती डाक से जवाब दे तो बड़ी कृपा होगी, जिससे करोड़ों करोड़ों हनुमान भक्तों की, करोड़ों करोड़ राष्ट्र भक्तों की आस्था पर जो कुटाराघात कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है, वो मध्य प्रदेश में आपकी राय क्या है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप स्पष्ट करें। और सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, राम के बाद हनुमान, हालांकि पार्टी से जब सवाल किया जाता है दूसरे राज्यों को लेकर तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश की बात करो। अब कर्नाटक के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा। शैलेंद्र, देखिए, ये राजनीति की तासीर ही कही जाएगी। कर्नाटक के बाद चूंकि ललित मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और एक बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ लगा। जिस तरीके से कल कर्नाटक कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की गई और कहा गया कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो बजरंग दल को कर्नाटक में बैन कर देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जो है वो एमपी बीजेपी के हाथ लगा और लगे हाथों सीधा हनुमान भक्त अपने आप को बताने वाले कमलनाथ से सवाल किया गया है कि वह हनुमान भक्ति करते हैं। कई तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर आती हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी कर्नाटक में बजरंग दल जैसे
राष्ट्रवादी संगठन को बैन करने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं उनसे अब ये सवाल गृह मंत्री ने एक पत्र लिखकर पूछा है कि आखिर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि आखिर उनका स्थिति क्या है या उनका पक्ष क्या है, क्योंकि एक तरफ वह अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, जो चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या दूसरे। चलिए शैलेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, जरा इस पर एक रिएक्शन हो जाए। अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अजय जी, राकेश शर्मा साहब भी हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। अजय जी, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। हनुमान भक्त बताते हैं और बजरंग दल पर बैन की बात करते हैं, क्या कमलनाथ जो है वो इस घोषणा पत्र के साथ हैं अथवा नहीं, ये एक सवाल आया है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बजरंग बली के ऊपर कहां से कॉपीराइट मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल फैसला करेगा कि कौन बजरंग बली भक्त होगा। कमलनाथ जी बजरंग बली के भक्त थे, हैं और हमारे सभी नेता भगवान में आस्था रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पत्र लिखा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक बयान सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है जिसमें वो बजरंग दल की तुलना आईएसआई से कर रहे हैं और आईएसआई की फंडिंग के नेटवर्क में बजरंग दल के लोगों के नाम उजागर कर रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें। ठीक है, इन दोनों पर मैं राकेश जी से सवाल पूछूंगा। आप बजरंग दल बैन कर्नाटक में इसके साथ हैं या नहीं? अजय जी, देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है। कोई भी संगठन अगर कट्टरपंथ के रास्ते पे होगा तो उसके लिए उस राज्य की स्थितियां जो होती हैं उसके अनुसार फैसला किया जाता है। लेकिन बजरंग दल का नाम लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया आईएसआई से उसकी तुलना कर रहे हैं और वो भाजपा सरकार में मंत्री बने हैं। हाँ। तो उसका जवाब कौन देगा? जी जी, दिग्विजय सिंह का एक बयान भी था इससे लेकर, बजरंग दल को लेकर। खैर, राकेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा साहब, बजरंग बली के भक्त होना, हनुमान भक्त होना, इसका ये मतलब तो नहीं कि किसी दल के साथ भी आप हैं, ऐसे दल के साथ जिसके पदाधिकारी पर एक पादरी को जिंदा जला देने के आरोप लगे हों? जी देखिए, कांग्रेस के नेताओं से एक बात जरूर पूछिए कि ये जो मौसमी धर्म रखते हैं अपना, जैसा मौसम रहेगा वैसा धर्म रहेगा। अगर देश में चुनाव आएंगे तो भगवान भी याद आएंगे, मंदिर भी याद आएंगे, संत पुजारी भी याद आएंगे। राकेश जी, मोहन भागवत और मोदी जी वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना है, सब अपने ही धर्म वाले हैं, सब हम ही से जुड़े हुए हैं, सब इसी भारत के हैं। नहीं, मेरा तो ये कहना है ना साहब, यही कांग्रेस पार्टी है जो भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग करती थी कि भगवा जो है वो आतंकवाद है। अब यही कांग्रेस पार्टी उनके सम्मेलन करा रही है मध्य प्रदेश में, भगवा सम्मेलन। तो जो बात मैंने कही कि सरकार पे अपना धर्म रखते हैं और उसको मानते हैं, उसका पालन करते हैं। एक बात और भी पूछिए इनसे कि जब भगवान राम काल्पनिक पात्र हैं तो फिर बजरंग बली की बात कहाँ से आएगी? जो बजरंग बली 24 घंटे राम राम जपते हैं, उनके प्रभु को ये काल्पनिक पात्र कहते हैं, तो बजरंग बली तो इनको कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये जो इफ्तार पार्टी में जाते हैं वहां मुस्लिमों को डराते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मुस्लिमों को खा जाएगी। तो ये जो हरकत कर्नाटक में कर रहे हैं, कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना टीका पहुंच रहे हैं प्रेस वार्ता के बीच में कि वो टीका वाला फोटो पब्लिक में न चला जाए। तो ये इस तरह का जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी हिंदू और हिंदू धर्म का विरोध करती है और अपमान करती है, इसका बदला देश की जनता लेगी। चलिए अजय जी प्लीज। आपसे पहले ही कहा, भाजपा का दोहरा चरित्र दिखता है। भगवा आतंकवाद शब्द कहने वाले आरके सिंह भी आपकी सरकार में मंत्री हैं और बजरंग दल के लोगों को आईएसआई के साथ। हाँ, ये मैं राकेश जी भूल गया था। ज्यादातर तो आप सरकार में मंत्री हैं, ज्यादातर तो आप भाजपा में ही आ गए हैं, तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? तब तो फिर आपका राजनीतिक दोहरा चरित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राकेश जी प्लीज। हेलो, हाँ राकेश जी, एक बात कह रहे हैं अजय सिंह यादव साहब कि जो इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे अब तो वो ज्यादातर भाजपा में आ गए। सिंधिया साहब का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, इसमें वो बजरंग दल की तुलना आईसिस से कर रहे हैं। अजय सिंह जी कह रहे हैं, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो सुशील कुमार शिंदे कौन सी पार्टी में, दिग्विजय सिंह जी कौन सी पार्टी में? ये भगवा आतंकवाद की शब्द लाने वाले दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है क्या?
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली हो तो मुझे अभी जानकारी नहीं मिली। कहा था लेकिन वो तो कभी भी चोला बदल लेते हैं। मैंने कहा ना शब्द का उपयोग किया कि समय के साथ ही चोला बदलते हैं। हो सकता है दिग्विजय सिंह जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली हो। हाँ नहीं, पर सिंधिया जी ने तो ज्वाइन की है, उनका तो एक बयान पब्लिक डोमेन में है सर। राकेश जी देखिए, मेरा एक कहना है, आज की जो वर्तमान परिस्थिति की स्थिति उस पर अगर हम चर्चा करें तो आप इस बात का जवाब दिलाइए ना कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी कब तक हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करती रहेगी। आज अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। तो राकेश जी, यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि बजरंग दल के लिए अगर अपमानजनक कहना हिंदू धर्म का अपमान है तो बजरंग दल को ISI से जुड़ा हुआ कहने वाले सिंधिया मंत्री कैसे बने हुए हैं? आप दीजिए ना जवाब इस बात का। हम तो कहते हैं बजरंग दल का भगवान की ठेकेदारी से कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट मत है हमारा। बजरंग दल को कोई ठेकेदारी का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप बताइए अगर ठेकेदारी का ठीक अधिकार है, ठीक, चलिए तो अजय बजरंग अजय दल जी, को ISI का अजय जी धन्यवाद आपका। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चाएं चलती रहेंगी। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए थे और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहेगा शैलेंद्र, कुछ और खबरों को लेकर भी हम उनके पास जाएंगे। अब भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। देश की सीमाओं पर चोरी के मोबाइल बेचने वाले शातिर चोर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से तकरीबन 7 लाख के 20 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करके आरोपी भेज दिया करता था। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल के बॉर्डर पर यह मोबाइल बेचा करता था। ईंट खेड़ी का रहने वाला ये आरोपी है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये भी वाकई गजब है कि ईंट खेड़ी का आरोपी और बॉर्डर एरिया में, देश के बॉर्डर एरिया में मोबाइल बेचता पकड़ाया। जी देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये युवक जो है वो ईटखेड़ी थाना इलाके का रहने वाला था और इस पर इसकी जो गतिविधियां हैं काफी संदिग्ध नजर आ रही थी और यही कारण है कि उस इलाके से तमाम जो मोबाइल चोरी होने की घटनाएं या कहें कि छीनने की घटनाएं भी सामने आ रही थी। जब पुलिस ने इसकी बारीकी से तफ्तीश की तो पता चला कि उस इलाके का रहने वाला एक युवक है जो महंगे फोन जो है वो चोरी करता है और उनको सीमावर्ती इलाकों में बेचता है। खासकर बांग्लादेश, नेपाल, इन इलाकों में जाकर वो सस्ते दामों में इनको बेच देता था। तो पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और उसके बाद उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने कई मोबाइल जो है उस इलाके में बेचे हैं और इतना ही नहीं, उसके पास से लगभग 7 लाख रुपए की कीमत के जो है वो मोबाइल भी जब्त किए हैं। अब पुलिस उनसे, उस आरोपी जो है वो उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है ताकि ये पता लगाया सके कि अब तक कितने मोबाइल किस किस व्यक्ति को बेचे गए हैं ताकि वो मोबाइल रिकवर किए जा सके और जो मालिक है उनको लौटाया जाए और इसके साथ ही क्या उसकी गैंग में और कोई भी शामिल रहा है, इस तरह की पड़ताल जो है पुलिस करने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भोपाल में अस्पतालों में मुख्यमंत्री के निर्देशों का असर दिख रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। ओपीडी में भी पीजी डॉक्टर तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर के 15,000 तकरीबन 15,000 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये हड़ताल पर है। प्रदेश सरकार से लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने देर रात कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ कॉन्फ्रेंस में वो जुड़े और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर हैं और ऐसे में आखिर जिले के या कहीं प्रदेश के अस्पतालों के क्या हाल है जानने के लिए न्यूज 18 की टीम राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंची। अब देख सकते हैं कि यहां पर अभी पंजीयन का काम जो है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है। जो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं उनका पर्चा यहाँ बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँ कि जिस तरीके से निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे कि किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं बिगड़नी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी सर्विस में डॉक्टर्स की जो है वो तैनाती की गई है। हालांकि अभी ओपीडी के लिहाज से बात करूं तो जो डॉक्टर्स पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त की गई हैं। ओपीडी के लिहाज से देखूं तो साफ तौर पर जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ओपीडी की कमान संभालें। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इमरजेंसी सेवाएं भी चल रही हैं। कुछ और दूसरे चैम्बर्स की तरफ मैं अगर रुख करूँगा कि आखिर वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से कल ये बात कही गई कि लगभग 95% मांगे मान ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स जो है
वो हड़ताल पर नजर आ रहा है। देखिए, अब एक जनरल ओपीडी का मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जनरल ओपीडी में भी जो मरीज़ हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही जो मरीज़ हैं उनको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यानी तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो निर्देश थे कि जो लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि अब संशय इस बात को लेकर है कि जब सरकार ये कह रही है कि 95% मांगें मान ली गई हैं, तो आखिर डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों हैं, ये वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मांगे तो मांगने का हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। कैमरामैन खिलाल सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब रायपुर से बड़ी खबर। आज रायपुर रेलवे स्टेशन से नहीं गुजरेगी एक भी ट्रेन। रायपुर स्टेशन की जगह उरकुरा स्टेशन में ठहराव होगा। उरकुरा और रायपुर के बीच दी जाएगी बस की सुविधा। दूसरी रेल लाइन के आधुनिकीकरण का काम हो रहा है। 20 ट्रेन रद्द, 60 से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला गया। कई ट्रेन देरी से रवाना होंगी। तो आज अगर आप रायपुर रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने वाले थे किन्हीं भी वजहों से, तो ये नहीं हो पाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। उरकुरा स्टेशन में ठहराव दिया गया। उरकुरा और रायपुर के बीच बस की सुविधा दी जाएगी। दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण के काम के चलते 20 ट्रेन रद्द, 60 से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला गया। कई ट्रेन देरी से रवाना होंगी। ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और इसके चलते यात्रियों को परेशानी हो सकती है। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से जो है वो एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। जो पहली ट्रेनें हैं जो सुबह आती हैं उनको छोड़ करके, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि उरपुरा और रायपुर जो स्टेशन है उसके मध्य जो है वो बसों की सुविधा रखी गई, हालांकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। और जो ट्रेनें का जो रूट रद्द किया गया है उसका कारण बताया जा रहा है कि आरबीएच के बीच दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण का कार्य के चलते जो है दूसरी ट्रेनें कैंसिल की गई है। करीबन 20 ट्रेनें रद्द की गई हैं। वहीं 60 से ज्यादा ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। कई ट्रेनें जो है वो देरी से रवाना होंगी और आप स्टेशन पर देख सकते हैं कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो जाहिर तौर पर इंतजार ही करते रहेंगे। और ये कोई पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी लगातार जो है यात्रियों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्टेशन प्रबंधन कहना है कि स्टेशन की जगह पर, रायपुर स्टेशन की जगह पर उरकुरा स्टेशन में जो है वो ठहराव रखा गया है और उरकुरा और रायपुर स्टेशन के मध्य बसों की सुविधा की गई है। देखना यह है कि कब जो है वो ट्रेनों का जो परिचालन है सुव्यवस्थित हो पाता है, लेकिन ये जरूर है कि यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब खबर बिलासपुर से। तेज रफ्तार कार का कहर सामने आया है। ड्राइवर ने युवक पर कार चढ़ा दी है। युवक को कई मीटर तक घसीटा भी गया। युवक को घसीटने के बाद खंबे से ये कार जा टकराई। स्थानीय लोगों ने इस युवक की तत्काल जान बचाई। कार सवार नशे में धुत था, इसे जमकर पीटा गया। इसके बाद पुलिस ने इस कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। नशे में धुत होकर ये गाड़ी चला रहा था। खबर जबलपुर से। नर्सिंग कॉलेज पहुंची है सीबीआई की टीम। नर्सिंग कॉलेज में गड़बड़ियों की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज। खास बात यह, ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच के निर्देश पर यह पूरी छानबीन चल रही है। हॉस्टल, कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल में भी ये टीम जांच कर रही है। पूरे प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जहां सीबीआई जांच करेगी और 12 मई तक अदालत के सामने सीबीआई को रिपोर्ट पेश करनी है। सतना में द्वाराचार यानी बारात का जब स्वागत होता है, सतना में द्वाराचार के दौरान चाकूबाजी हो गई। दरअसल बारात में शामिल युवक नाचते समय धक्का लगने से नाराज हो गया। इसके बाद उसने घराती पक्ष एक के बाद एक 4 युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। मामला नादन देहात थाने के कांसा गांव का है। चाकूबाजी में घायल चारों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद 3 घायलों को संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया। ये बारात मैहर थाने के पिपरा गांव से आई थी। चाकू मारने वाला युवक वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
आंध्र प्रदेश के एक पुराने पुल के गिरने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, इस वक्त इस पुल पर एक 70 टन के वजन से भरा वाहन गुजर रहा था। श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम के पास बाहुदा नदी पर बना पुराना पुल गिरने से लोग सन्न रह गए। लोगों ने बताया कि 70 टन के वजनी एक वाहन यहां से गुजर रहा था और तभी ये पुल गिर गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। पीएम ने कलबुर्गी में भी एक रोड शो किया और उससे पहले बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन गए और उंगलियों के एक्शन से उन्होंने पूछा कि किस किस को ये करते हुए आता है। बच्चों ने इसे देखा, दोहराया। बच्चों से उन्होंने सवाल भी किया कि वो क्या बनना चाहते हैं। बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? गलती हो जाता है सर। चलिए तुम क्या पढ़ के क्या बनोगे? क्या बनना है? पढ़ोगे? पढ़ के क्या बनना है? कुछ बनना नहीं है। तुम्हें क्या बनना है? पुलिस। वाह। तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम्हारा का सिक्योरिटी। अच्छा। पीएम बनने का मन नहीं करता है सर? आपके जैसा बनने का मन करता है। और अब सिटी टॉप 20। एमपी में डॉक्टर्स ने खोला